वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इससे संबंधित सेक्शन 135 से लेकर 145 तक करेंगे और एक दो दिन में एविडेंस एक्ट और एक दो सीरीज है, इसे अब कंक्लूड ही करेंगे। ये जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा पढ़ा लूँ, उसके बाद इस क्वेश्चंस को करेंगे। 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस मीन्स कि हम पहले कौन से विटनेस को कोर्ट में हाजिर करेंगे और कौन से विटनेस को सबसे पहले एग्जामिन करेंगे। तो दिस सिंपली the order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the discretion of the court। तो ये जो सेक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस शैल बी कि लॉ के द्वारा होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन प्रैक्टिस प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेज। और नॉर्मली ये लॉयर की ड्यूटी है, पार्टी की ड्यूटी है, मुझे जो फैक्ट्स प्रूफ करने हैं उन फैक्ट्स को प्रूफ कौन से विटनेस से मैं बेहतर तरीके से कर सकता, कौन से विटनेसेज को मैं सबसे पहले प्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो ये हमारा डिस्क्रिशन है, लेकिन फाइनल से कोर्ट को भी जजमेंट डिलीवर करना है, कोर्ट को भी फाइलें पढ़नी है जज को। और सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज ऑलवेज बेटर। तो अमूमन इन प्रैक्टिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस हैं उनको हम लोग सुनते हैं, कभी कभी स्टार विटनेस, बहुत सारे स्टर्लिंग विटनेस, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो अब कभी कभी मान लीजिए कि किसी विटनेस को कोई डेंजर है या बीमारी है, तो आगे पीछे भी किया जा सकता है। डेट हैज़ टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ। और ऑर्डिनरली इवेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इंटेलिजेंट विटनेसेस शुड बी एग्जामिन्ड फर्स्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट ए फेवरेबल इम्प्रेशन। It has been held that though counsel has discretion, the court has power under section 135 to direct the order in which witnesses are to be examined। एक दो लाइन लिख दिया मैंने इसे आपके लिए, और ये सब नोट कर लेंगे। ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी एंड चैप्टर्स 18, 20, 21, 22 एंड 28 ऑफ सीआरपीसी कि कौन से विटनेसेज को कैसे किस तरीके से पहले प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे सीआरपीसी में हम लोग ट्रायल प्रोसीजर देखते हैं, तो पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, फिर डिफेंस एविडेंस। तो ऐसे दीज आर द चैप्टर्स रेलेवेंट प्रोविजंस। सिविल केसेज में द पार्टी हु हैज राइट टू बिगिन ऑन हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज एग्जामिन्स हिज विटनेस फर्स्ट। और क्रिमिनल केसेज में प्रोसिक्यूशन हैज टू एग्जामिन इट्स विटनेसेज फर्स्ट। लॉयर का जो प्रिविलेज है टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द विटनेसेस शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड, ये जो भी पार्टी है उनके लॉयर का ये प्रीरोगेटिव है। द ऑर्डर इज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी लीडिंग हिज एविडेंस। हाउएवर ये जो सेक्शन 135 है, फाइनल से कोर्ट में आल्सो डिक्टेट, कोर्ट को जैसे ही लगे। तो और एक और भी प्रैक्टिस, जब आप लिटिगेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब एक विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो दूसरे विटनेसेज को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया जाता है। वो इसलिए बाहर कर दिया जाता है कि विटनेसेज को किस तरीके से एग्जामिन किया जा रहा, उन विटनेसेज से क्या सवाल और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन एवरी केस इट हैपेंस। तो एक्सक्लूजन ऑफ विटनेस फ्रॉम कोर्ट रूम, the witnesses should be examined one by one, and when a witness is being examined, other witnesses to be examined afterward must not be allowed to remain in the courtroom। ये हम लोग फॉलो करते हैं, हाई कोर्ट ने रूल्स बना रखा। सेक्शन 136 जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो इसमें कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। तो फाइनली इट इज अपॉन द जज टू डिसाइड कि हाउ द एविडेंस इज एडमिसिबल। इसको कुछ इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ।
it is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead. The fact that person is dead must be proved by the person proposing to prove the dying declaration. मतलब dying declaration prove करना है तो सबसे पहले आप डेथ प्रूव करें. उसी तरह से इट इज प्रपोज टू प्रूव बाय ए कॉपी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट. तो आपको सबसे पहले वो कंडीशन प्रूफ करने हैं जिसके अंतर्गत आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट इज सेकेंडरी एविडेंस. तो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए वेदर यू आर इंटाइटल्ड और नॉट, वेदर लॉ परमिट्स यू और नॉट, तो दैट हैज टू बी प्रूफ फर्स्ट. तो इसमें जज हैज बीन सो empowered in order that proof may be confined to relevant fact. The court must at the time when the evidence is tendered decide whether or not it is admissible. तो ये जज की ड्यूटी है कि whether आप देखेंगे सेक्शन 5 evidence can be given only a fact in issue or relevant fact. अब now let me do some work here. यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ क्योंकि टाइम कम है, मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा. ये शॉर्ट नोट्स वगैरह पे आ सकता है. जस्ट आपको टू गिव यू ए थॉरो आइडिया अबाउट जस्ट टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. ये देखिए जो हेडिंग दिया हुआ सेक्शन 130 जस्ट टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. तो ये जो सेक्शन 5 आप देखेंगे एविडेंस एक्ट का, तो एविडेंस कैन बी गिवन ओनली ऑफ, मतलब सिर्फ दो ही चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है. फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट्स इन इशू को पिछले वीडियोज में बताया गया है, उसे आप देख लेंगे, और रेलिवेंट फैक्ट एंड नो अदर. सिर्फ इन्हीं दो चीजों का एविडेंस दिया जा सकता है, बाकी किसी चीज का नहीं दिया जा सकता. एंड ऑफ नो अदर. तो जब आप सेक्शन 5 देखेंगे उसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एंड ऑफ नो अदर. अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर कोई पार्टी कोई एविडेंस देती है और वो एविडेंस नहीं फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, नहीं वो किसी रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, तो वेदर दैट एविडेंस विल बी एडमिसिबल और नॉट. स्वाभाविक है कि कोर्ट हैज टू डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ विटनेस. सो फार आपको रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी पिछले वीडियोस में बनाया गया है, बताया गया है अच्छे तरीके से. जो रेलिवेंसी दैट इज बेस्ड अपॉन लॉजिक and relevancy is the legal relevancy only falling under section 6 to 55, then only that evidence would be relevant. And all relevant evidence falling under section 6 to 55, मतलब ये relevant evidence falling under section 6 to, सारे relevant evidence admissible नहीं है. Only those relevant evidence falling under section 6 to 55 would be admissible. तो फिर अगर कोई पार्टी कोई अनाप शनाप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही है तो और एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे कनेक्टेड है तो फाइनल अथॉरिटीज विद द कोर्ट. सेक्शन 137 एग्जामिनेशन इन चीफ. तो अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस को बुलाया और उसे एग्जामिन करने का मतलब विटनेस का बयान दर्ज करना. एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है ये नहीं बताया गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस. 137 में सिर्फ 3 तरह के एग्जामिनेशन की बात की गई है. एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. तो so far पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है और उसका बयान दर्ज करवाती है, तो उस प्रक्रिया को, उस विटनेस के बयान दर्ज करने को एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा क्रॉस मतलब एडवर्स. तो कभी कभी फ्रेशर स्टेज में भूल जाते हैं कि क्रॉस कौन करेगा. तो क्रॉस हमेशा अपोजिट पार्टी करती है.
अगर एक डिफेंडेंट का बयान दूसरे डिफेंडेंट के खिलाफ है तो जिस डिफेंडेंट के खिलाफ बयान है वो डिफेंडेंट भी क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। और री एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, तो उसके बाद अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता। और कोर्ट इज नॉट empowered अंडर प्रोविजंस ऑफ द CRPC टू कंपेल आइदर द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस टू एग्जामिन एनी पार्टिकुलर विटनेस ऑन देयर साइड। तो नॉर्मली कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती कि कौन से विटनेस को पहले एग्जामिन किया जाएगा, कौन से विटनेस को नहीं। दिस इज लॉयर्स प्रिविलेज बट फाइनल डिस्क्रिशन इज अपॉन द कोर्ट। तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। एक केस है रामा पासवान वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। तो in weighing the evidence, the court can take note of the fact that best available evidence has not been given and can draw an adverse inference. अब now weighing the evidence means ये जो शब्द है weighing the evidence, तो इसे हम लोग बोलते हैं appreciation of evidence। अब ये सारे ऐसे टर्म है appreciation of evidence। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि विटनेसेस ने जो बयान दिए हैं उन बयान पे कोर्ट विचार करे अच्छे तरीके से, जुडिशियल तरीके से, जुडिशियस मैनर में। और सो फार एज जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है ये कोर्ट की जिम्मेवारी है। तो सो फार ये जो प्रोसीजर है कोर्ट की जिम्मेवारी है, तो ठीक है, प्रीरोगेटिव है पार्टी का, उसके लॉयर का, कि कौन से विटनेस को पहले एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन कोर्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए, कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन है कि कोर्ट कैसे उसको एग्जामिन करवाएगी। Where the evidence comes on record pursuant to question put to the witnesses under section 165. 165 में आप देखेंगे कोर्ट कैन ऑल्सो आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द विटनेस। तो विटनेस है, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन इज दिस कि उस विटनेस ने, अब मान लीजिए कि कोर्ट ने इस विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछ दिया ड्यूरिंग ट्रायल, विटनेस ने जवाब दिया ये, और ये जवाब एक्यूज के खिलाफ जाता है, तो एक्यूज को फिर उस विटनेस से उस जवाब के खिलाफ क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल जाएगा। तो वैसे अमूमन सेक्शन 165 का जो बयान है वो डेट इज आउटसाइड द स्कीम, जो सेक्शन 137 और 138 है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, उससे बाहर है। लेकिन वो कोर्ट क्वेश्चंस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड व्हेन द कोर्ट यूजेस सच एविडेंस अगेंस्ट ए पार्टी, तो दैट पार्टी हैज ए राइट टू क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस ऑन दैट एविडेंस। और 137 ये डिफाइन नहीं करता एग्जामिन का मतलब होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहले सबसे पहले जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वो पार्टी उस विटनेस का बयान दर्ज कराएगी, उसके बयान को एग्जामिनेशन इन चीफ। आप लिटिगेशन में जाएंगे तो चीफ ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ, एडवर्स पार्टी की अगर इच्छा है क्रॉस एग्जामिन करने का तो एडवर्स पार्टी उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, और उसके बाद री एग्जामिनेशन। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू फैक्ट्स टू व्हिच विटनेस हैज टेस्टिफाइड इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। ये सेक्शन में ही लिखा हुआ है, इसको मैंने लाल टेक्स्ट से कर दिया है। तो नंबर 1 की एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन रेलेवेंट फैक्ट का होना चाहिए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा बहुत बड़ा है, बिकॉज इन क्रॉस एग्जामिनेशन द क्रेडिट ऑफ विटनेस इज टू बी इम्पीच्ड। तो इवन इनटू क्रॉस एग्जामिनेशन, इवन इफ ए क्वेश्चन इज इररेलेवेंट, but for the purposes of impeaching the credit of witness, for the purposes of checking his veracity, sometimes into cross examination even the irrelevant question can be asked.
तो इसको ध्यान रखिएगा। मीन्स कि आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा सबसे ज्यादा बड़ा होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ से भी बड़ा होता है। री एग्जामिनेशन तो लिमिटेड चीजों का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination, and if new matter is by permission of court introduced in re-examination, the adverse party further cross-examine upon that matter. तो री एग्जामिनेशन इसलिए होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई जवाब ठीक से नहीं आया, या वेगनेस हो गया, या क्लैरिटी नहीं है, या कंफ्यूजिंग है, तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए कोर्ट के परमिशन से, जो यहाँ लिखा हुआ बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट, री एग्जामिनेशन हो सकता है। और री एग्जामिनेशन में कोई नई चीज आ रही है तो फिर री एग्जामिनेशन के बाद फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। 139 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। ए पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस बाय द मियर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेज इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड। देखिए, समन दो तरह का होता है, समन टू डॉक्यूमेंट अब तो, और समन टू विटनेस। तो अगर समन टू डॉक्यूमेंट है तो सिर्फ वो जो डॉक्यूमेंट लेके जो विटनेस आया है उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता अनलेस अंटिल दैट विटनेस इज कॉल्ड एज ए विटनेस। अगर वो विटनेस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताता है, कोई ओरल स्टेटमेंट देता है चीफ में, तो उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। एक केस यहाँ पे है परमेश्वरी देवी, बहुत ही लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का। वाइफ ऑफ ए पार्टनर वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस द डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म का जो डीड था वो मंगाया गया। वाइफ ऑफ ए पार्टनर एज ए विटनेस, शी ओनली प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट दैट पार्टनरशिप डीड। तो she cannot be cross-examined because she was a witness to document. तो witness to document can never be cross-examined. They can only be cross-examined if they say something into their oral statement. Section 140 witness to character may be cross-examined and re-examined. Leading question. तो lead मतलब आंसर देना। तो लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग आंसर। लीडिंग क्वेश्चन को मैं पहले समझा दूं कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर which the person putting it wishes or expect to receive is called a leading question. अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये बात ठीक है ना कि 12 तारीख से बिहार एपीओ मेंस की परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, बिल्कुल लीड इस क्वेश्चन में ही जवाब दिया गया है कि 12 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हो रही है। ये बात ठीक है ना कि 15 तारीख को ये जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, ये बात ठीक है ना कि ये जो ऑफेंस है दिवाली के आसपास हुआ था। ये बात ठीक है ना कि ए की जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बी से थी। तो विटनेसेज को जो है अपने दिमाग और अपने मुंह से बोलना है। ए पार्टी कैन नॉट सिट एट द माउथ ऑफ ए विटनेस। ये जो विटनेसेज का एग्जामिन होता है, विटनेस को फ्रीली, फेयरली, ऑनेस्टली और इंडिपेंडेंटली जो उसने देखा उसे फैक्ट बताना है विटनेस को। विटनेस ओपिनियन नहीं दे सकता, लॉ के बारे में नहीं कुछ बता सकता। तो so far as leading question is concerned, any question suggesting answer in itself is a leading question. And इसे नोट कर लीजिएगा, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग आंसर। ये बात ठीक है ना कि खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा। मैं जस्ट मजाक में, ऐसे इस तरह के, ये बात ठीक है ना कि कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। ये बात ठीक है ना कि सर्दियां थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं,
ये बात ठीक है ना कि ये नवंबर का महीना है, ये बात ठीक है ना कि आज तारीख 6 नवंबर है। तो लाइक दिस लीडिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन होता ही नहीं, क्वेश्चन के तौर पे उसमें आंसर होता। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडिंग क्वेश्चन। और लीडिंग क्वेश्चन में नॉट ओनली देयर इज आंसर, बट उसका आंसर क्या होना चाहिए, पूछने वाला को उसी दिशा में उसे लेके आगे को चलता है। तो जैसे मुझे किसी विटनेस से कहलवाना है कि बिहार एपीओ की डेट शीट आ गई है, तो ये बात ठीक है ना कि बिहार एपीओ की डेट शीट आ गई है। तो जब आप लिटिगेशन वगैरह में जाएंगे देखेंगे तो कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, वो देखने लायक और सीखने लायक है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी पार्टी और इशारे वगैरह भी चलते हैं, हालांकि वो चीज़ें बहुत ही बैड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एनीवे कोर्ट में प्रैक्टिकल लाइफ में आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाएंगे, तो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय एडवर्स पार्टी। तो अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में, एक्सेप्ट विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो विथ परमिशन ऑफ कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स व्हिच आर इंट्रोडक्टरी और disputed introductory or undisputed or which have in its opinion been sufficiently proved। तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी पे आज का क्वेश्चन है कि कोर्ट शैल, देखिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे शैल, तो कोर्ट शैल परमिट ऐसे लीडिंग क्वेश्चन जो इंट्रोडक्टरी या अनडिस्प्यूटेड हैं या जो कि सफिशिएंटली प्रूव्ड। तो अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ, तो ये भी उतना ठीक नहीं है। इफ ऑब्जेक्टेड बाय एडवर्स पार्टी इट कैन नॉट बी आस्क्ड। तो दूसरा कैन बी आस्क्ड इफ इट इज इंट्रोडक्टरी नेचर विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, ये करेक्ट है। तीसरा भी करेक्ट है, कैन बी आस्क्ड इफ इट इज अनडिस्प्यूटेड नेचर विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। तो 2 and 3 इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मेंस का क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ, हम लोग करेंगे ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन और मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, यही कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का आप देखिए ये जो सेक्शन है, आपको ये सेक्शन लिखने हैं 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। आपकी जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है उसके जो बयान दर्ज कराती है उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा एडवर्स पार्टी के द्वारा होता है। और री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई वेगनेस या वैसी सारी चीज़ें रह गई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर टू। आप देखिए री एग्जामिनेशन का एक्सप्लेनेशन के लिए री एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखिए। साथ में आप ये भी लिखिए कि पार्टी का प्रिविलेज होता है कि कौन से विटनेस को पहले एग्जामिन किया जाएगा, लेकिन कोर्ट को फाइनल उसमें डिस्क्रिशन है 135 के अंतर्गत, कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर कर सकती है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग आंसर। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन को आप देखिए। और हम लोग कर रहे थे यहाँ पे 143, तो लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। तो इसका जो है कि any witness may be asked whilst under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been
proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it. अब इसको उदाहरण explanation a witness may give oral evidence of a statement made by other person about contents of document. illustration कुछ दिया हुआ है कि इस illustration को हम लोग देखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लें। द क्वेश्चन इज कि ए ने बी को असॉल्ट किया, ये दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फैक्ट इन इशू वेदर ए असॉल्टेड बी। अब सी जो है, सी का स्टेटमेंट है कि उसने अपने कानों से सुना कि ए ने डी को कहा कि चूंकि बी ने उसके खिलाफ चोरी का कंप्लेन किया था और इसलिए वो बी से बदला लेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज शोइंग एज मोटिव एंड एविडेंस मे बी गिवन ऑफ इट दो नो अदर एविडेंस इज गिवन अबाउट द लेटर। तो लेटर जो है, अब बी ने कोई वैसा लेटर लिखा था या नहीं लिखा था, हियर so far as 136 के मीनिंग के अंतर्गत, so far as this 136 is concerned, सी का जो बयान है कि उसने ए को कहते हुए सुना और डी से ए ने कहा कि बी से बदला मैंने इसलिए लिया कि चूंकि उसने हमारी कंप्लेंट करी थी। तो कंप्लेंट को मंगाना अब चाहे तो मंगाया जा सकता है, लेकिन सी का स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। और मान लीजिए इन केस कि बी ने जो कंप्लेंट किया उस कंप्लेंट को मंगाना है, तो यहाँ पे सी का स्टेटमेंट रुक जाएगा और सबसे पहले अपोजिट पार्टी कहेगी कि पहले वो लेटर लेके आइए फिर आगे बयान दीजिए। तो दिस इज व्हाट कि द एडवर्स पार्टी मे ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस बीइंग गिवन अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड। तो अब ऑब्जेक्शन जो है, उस ऑब्जेक्शन को फिर कोर्ट अब आगे डिसाइड करेगी। तो दिस इज लाइक दिस। अब क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, आप लोग बहुत पढ़ते हैं 145 कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होता है, अब पहले मैं देसी तरीके से समझा देता हूँ, फिर आपको सो फार एज क्रिमिनल केसेज, जो क्रिमिनल केसेज में एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, विटनेसेज के बयान लिखेगा अंडर सेक्शन 161। तो विटनेसेज ने जो बयान पुलिस को दिए हैं, एक बार तो विटनेसेज के वो बयान पुलिस के द्वारा लिखे जाते हैं और इन्हीं विटनेसेज का बयान कोर्ट में भी होता है। तो अब मान लीजिए कि विटनेस ने पुलिस को दिए बयान में कुछ और बताया और कोर्ट में जब आके बयान दे रहा है तो कुछ और बता रहा, तो इन दोनों बयानों में कंट्राडिक्शन है। तो 145 के अंतर्गत अगर कोई प्रीवियस स्टेटमेंट है विटनेस का, 161 का जो स्टेटमेंट है वो राइटिंग में ही होता है, राइटिंग में होना चाहिए प्रीवियस स्टेटमेंट। तो अगर विटनेस ने मान लीजिए कि 161 के बयान में कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर सी को मारा, ये विटनेस का पुलिस को दिया हुआ बयान है। कोर्ट में विटनेस कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर लाठी डंडों से सी की पिटाई की। तो लाठी डंडे की जो बात है, ये विटनेस पुलिस को दिए बयान में नहीं कह रहा, तो लाठी डंडे वाली बात पे उस विटनेस को कंट्राडिक्ट किया जा सकता। तो 145 में किसी भी विटनेस का पहले से कोई बयान है, तो उस बयान, वो पहले वाले बयान और कोर्ट वाले बयान में कोई कंट्राडिक्शन है, तो उसको बयान दिखाकर कंट्राडिक्ट किया जा सकता है और वो बयान कोर्ट की फाइल से हटा दिया जाता है। मतलब विटनेस, अगर कोई भी विटनेस सोचिए पुलिस को कुछ बताया और कोर्ट में कुछ बताया,
तो क्या वो विटनेस रिलायबल हो सकता, भरोसे के लायक, और क्या वो ऐसा विटनेस जो पुलिस को कुछ बताता, अदालत में कुछ बताता, उसके बयानों पे किसी को सजा सुनाई जा सकती, क्या अच्छा रहेगा? तो नो। तो सजा तभी होती है जब विटनेसेस ने जो बयान पुलिस को दिए वही बयान अदालत में बताए। कभी कभी क्या होता है कि विथ लैप्स ऑफ टाइम छोटी छोटी चीजें विटनेसेस भूल जाता है, तो माइनर डिस्क्रिपेंसी चल सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि विटनेस ने पुलिस को बताया कि काली पैंट पहने एक आदमी आया और जो है कि हमारा बैग लेके भाग गया। कोर्ट में जब बयान देता है तो काली पैंट की बातें भूल जाता है और भूल गया। अब क्रॉस के दौरान अब एडवोकेट को लग गया, डिफेंस लॉयर को, कि काली पैंट वाली बात भूल गया इसलिए नहीं बताया। तो पूछेगा कि कौन से कलर देखा था तूने उस विटनेस को? तो जी देखा था। ठीक से देखा था या झूठ बोल रहा? ये ट्रायल कोर्ट में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप जब आप जाएंगे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, तो ठीक बोल रहा है या झूठ बोल रहा, बता भाई ठीक से, ऐसे इस टोन में। हालांकि ये टोन अच्छा नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ऐसा भी होता है। आप जाएंगे देखेंगे आप। तो अब विटनेस अब सोच रहा, तो सोच ले झूठ बोलेगा तो क्या होगा। लाइक दिस ऐसे भी होते हैं। अगर विटनेस से हम लोग आगे के उसमें पढ़ेंगे, विटनेस इज ईयर एंड आइज ऑफ द कोर्ट, कोई एंड फ्रेंड एंड गेस्ट ऑफ द कोर्ट, ये भी है। तो विटनेसेज का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, विटनेसेज डिफेंस लॉयर हमेशा विटनेसेज पे हावी रहता है, जो कि एक अच्छी परंपरा नहीं है। जो भी हो, अब मैंने भी बहुत लिटिगेशन किया, मैं भी एज ए डिफेंस लॉयर, मैं भी विटनेसेज पे हावी रहता था, यहाँ बैठ के कुछ और मैं बोल रहा हूँ। तो ये इन प्रैक्टिस, ये हमेशा से ये परंपरा चलती आ रही है। तो आप जब भी देखेंगे, लेकिन अब मान लीजिए कि वो विटनेस पे डिपेंड करता है। अब आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे अच्छा होता है। अब आईओ पे क्या, अब आईओ को आप वैसे बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो लोग हावी होते हैं अगले को देखकर। आप अपने से किसी मजबूत पे हावी होने का नहीं सोचेंगे, कोई भी नहीं सोचेगा, ना मैं सोचूंगा ना। तो सो फार एज एनी, मैं देसी तरीके से आपको समझा रहा हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस है सच को निकालना। हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या पर्पस है आगे के सेक्शंस में। अब मान लीजिए कि विटनेस कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि ए और बी ने सी को लात घूंसे से पिटाई करी। तो अब जैसे सीन क्रिएट करते हुए ए और बी ने सी की लात घूंसों से पिटाई करे, तो डिफेंस लॉयर पहले की सी को इंजरी किस तरीके की हुई है, कितनी पिटाई। अब विटनेस भी कभी कभी जोश में होता है, उसे बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, वो भी ज्यादा, अरे मार मार के अधमरा कर दिया था। अब विटनेस तो बोल गया कि मार मार के अधमरा कर दिया था, और एमएलसी में कोई वैसी इंजरी नहीं है। तो दीज थिंग्स आप लिटिगेशन में जाएंगे तो देखेंगे। मैं जस्ट थोड़ा सा लिटिगेशन का भी आपको टोन दे दिया यहाँ पे। तो एनीवे, तो पॉइंट इज दिस कि विटनेस पुलिस को दिए बयान में कुछ कहता, कोर्ट में कुछ कहता, तो उसे कन्फ्रंट किया जा सकता, कंट्राडिक्ट किया जा सकता, और कंट्राडिक्ट करने के लिए वो राइटिंग उसको दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 145। A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purposes of contradicting him. तो जैसे मान लीजिए कि विटनेस ने ए
कहता है कि ए और बी ने सी को मार मार के अधमरा कर दिया। तो सवाल उससे विटनेस है कि ए और बी ने मार मार के सी को अधमरा कर दिया, ये बात क्या तुमने पुलिस को बताई थी? तो जी हाँ, बताया था। क्या पुलिस ने तुम्हारा बयान सही तरीके से लिखा, मतलब जो तुमने बताया वही लिखा, या तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से तुम्हारा बयान लिख लिया? ऐसे इस तरीके के सवाल को पूछे जाते हैं। विटनेस कहेगा नहीं जी, पढ़ के भी सुनाया था। विटनेस को भी थोड़ा बहुत समझाया जाता है, कोर्ट में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका भी एक तरह से ट्रेनिंग होता है थोड़ा बहुत। तो ये बात बताई थी तुमने पुलिस को कि मार मार के अधमरा कर दिया? तो जी हाँ, बताई थी। अब दिखाएंगे कि देखो कहाँ तुमने बताया था। तब कंट्राडिक्ट करने के लिए, कंट्राडिक्ट होगा मार मार के अधमरा कर देना, उन पॉइंट। इसके लिए मैंने कुछ लिख रखा है आपको। lays down the procedure by which a witness may in cross examination be contradicted by his previous statement in writing or reduced into writing. A witness may be asked in cross examination whether he made a previous statement in writing relevant to matter in issue different from his present statement without such writing being shown to him or proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must be drawn to it. और ये विटनेस के क्रेडिट को कैसे हम लोग इम्पीच करेंगे? तो 138, 140, 46, 48, 153, 155 और ये आगे हम लोग ये सारे सेक्शंस देखेंगे। और एक राजेंद्र सिंह का केस था, इस केस में इफ विटनेस इज नॉट शोन द राइटिंग, तो ये प्रॉपर नहीं होगा। और previous statement used to contradict a witness does not become substantive evidence. The only purpose to contradict him with a previous is to prove that a statement made in the court is not reliable. अगर किसी विटनेस का टेप रिकॉर्डेड एविडेंस है तो उसको भी टेप रिकॉर्डेड कंटेंट में भी सवाल पूछ के क्रॉस एग्जामिनेशन करके कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। और a statement not only includes what is expressly stated therein but also what is necessarily implied, वो भी इंक्लूड करता है। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ, वो आप देख लीजिएगा। प्रीवियस स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ विटनेस हु इज बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड। तो ये देखिए, मान लीजिए किसी केस में 4 विटनेस हैं। अब आप विटनेस नंबर 4 को एग्जामिन कर रहे हैं, तो विटनेस नंबर 4 का जो पिछला बयान है उससे कंट्राडिक्ट कराएंगे। ये नहीं कि आप विटनेस नंबर 4 की जगह विटनेस नंबर 3 के बयान से कंट्राडिक्ट कराएं। और एविडेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी यूज्ड टू कंट्राडिक्ट अंडर सेक्शन 145। ननकू सिंह का एक केस है, द स्टेटमेंट FIR मेड बाय विटनेस कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ कंट्राडिक्शन। और 145 इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ एडमिशंस। तो अभी ये कल हम लोग 146 से आगे अब थोड़ा सा कम रह गया है, जल्दी जल्दी से कंक्लूड किया जा रहा है एविडेंस एक्ट को। बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। ये एग्जाम टाइम में थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर काम करते हैं, वो थोड़ा हावी रहते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना आप कूल रहेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा होगा। कोई डाउट हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आज का टॉपिक अब हम लोगों का यही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी नॉन स्टॉप तरीके से। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।